तो अब शुरू हो गया है। नेटो के दर्जनों विमान रूसी एन्क्लेव कालिनिनग्राद को घेर चुके हैं और पश्चिमी राजनीतिक हलकों में नेटो जनरल डोनाह्यू की योजना को लागू करने की बातें और भी तेज हो गई हैं, जो कि रूस के साथ युद्ध के पहले चरण के रूप में कालिनिनग्राद पर कब्जा करने की ही योजना है। ये ज्ञात है कि अमेरिका, पोलैंड, नॉर्वे और लिथुआनिया की वायु सेनाओं ने रूस के कालिनिनग्राद क्षेत्र की सीमाओं के पास हवाई अभ्यास किए हैं। इस ऑपरेशन में 50 तक विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिनमें टोही विमान, ईंधन भरने वाले विमान, लड़ाकू विमान और साथ ही अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। पोलैंड के ऑपरेशनल कमांड ने कहा कि ये अभ्यास थे जिनका उद्देश्य मित्र देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और संयुक्त हवाई अभियानों का अभ्यास करना था। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक संयुक्त ऑपरेशन था और यह महत्वपूर्ण है कि अभ्यास का परिदृश्य प्रकाशित नहीं किया गया था। इसके अलावा इनके आयोजन के बारे में पहले से सूचना नहीं दी गई थी, जैसा कि आमतौर पर ऐसे मामलों में किया जाता है। और इसके अलावा थोड़ी देर बाद ये प्रशिक्षण अभियान बाल्टिक सागर और यहाँ तक कि काला सागर तक भी फैल गया। इसलिए इसने रूसियों को बहुत डरा दिया, क्योंकि नाटो के विमान ने अचानक कलिनिंग्राद को घेर लिया था। इसी समय यह पता चला कि अभ्यास के तुरंत बाद नेटो की सैन्य समिति के प्रतिनिधि कीव जा रहे हैं, जो मैं बताना चाहूंगा पिछले 8 सालों से यूक्रेन नहीं आए थे। लेकिन ये सब नहीं है। यूरोप और अमेरिका में और भी ज्यादा राजनेता कह रहे हैं कि हाँ, रूस के साथ युद्ध बहुत जल्द शुरू हो सकता है। मेरा नाम अलेक्सई पिचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को लाइक करें। और शायद थोड़ी देर बाद जब आप वीडियो के अंत तक पहुंचे तो कृपया इस एपिसोड के नीचे अपनी टिप्पणी लिखें। तो चलिए पहले तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, फिर जो कुछ भी हो रहा है उसका विश्लेषण करेंगे। 18 अगस्त से रूसी कलिनिंग्राद के पास लगभग 20-25 सैन्य विमान और उतने ही नाटो के हेलीकॉप्टर एक साथ काम कर रहे थे। इस संख्या को याद रखिए, क्योंकि आगे चलकर इसमें अपडेट्स आएंगे और ऐसा लगता है कि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। इन विमानों में I-3A अवाक्स तोही विमान और अमेरिका और नॉर्वे के फाइटर जेट शामिल हैं। टैंकर विमान, टोही विमान और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहली बार नाटो के इतिहास में कलिनिंग्राद के पास IA-37B कंपस कोल विमान भी देखा गया। यह अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सबसे नए विमानों में से एक है। ये विमान लगभग 2 घंटे तक रूसी एन्क्लेव कलिनिंग्राद के किनारे काम करता रहा। असल में ऐसा विमान संचार, रडार और अन्य जानकारी को जाम कर सकता है। पोलिश सैन्य अधिकारी ने इसे उद्धरण एक विशेषीकृत तोही और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पैकेज कहा। मुद्दा यह है कि ऐसे विमान किसी विशेष क्षेत्र के ऊपर संचार को पूरी तरह से जाम कर सकते हैं। गतिविधि 19 और 20 अगस्त को भी जारी रही। एवेक्स विमान, जासूसी विमान और टैंकर फिर से बाल्टिक क्षेत्र में काम कर रहे थे। फिर वे बेलारूस की ओर चले गए और उसके बाद काले सागर की ओर। यानी कलिनिंग्राद के पास ऑपरेशन के बाद नाटो ने ऑपरेशन को अचानक बड़ा कर दिया और रूस की सीमा के साथ आगे बढ़ गया। नाटो ने ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि की, लेकिन विवरण नहीं बताया, और जो महत्वपूर्ण है उसमें ऑपरेशन की पुष्टि केवल उसके पूरा होने के बाद ही की। ये असामान्य है, क्योंकि आमतौर पर नाटो में हमेशा कहते हैं कि हम इस तारीख से उस तारीख तक सैन्य अभ्यास करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल भी चेतावनी नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि वहां मौजूद रूसी लोग भी नहीं जानते थे कि कुछ योजना बनाई जा रही है, और उन्होंने इन विमानों को तब देखा जब वे पहले ही आसमान में उड़ चुके थे। आधिकारिक रूप से ये अमेरिका के नेतृत्व में की जा रही एक रक्षात्मक गतिविधि है। साथ ही नाटो के पूर्वी मोर्चे पर रूसी विमानों की असली इंटरसेप्शन की घटनाएं भी अचानक बहुत बढ़ गई हैं। पॉली मार्केट प्लेटफॉर्म पर 2026 के अंत तक किसी नाटो देश पर हमले की संभावना कल रिकॉर्ड 70% तक पहुंच गई। इससे पहले यह बाजार कभी इतना ऊंचा स्तर नहीं दिखा था, और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यह सिर्फ ट्रेडर्स की शर्तें हैं, ना कि खुफिया एजेंसियों की कोई भविष्यवाणी। लेकिन पॉली मार्केट पर ऐसे उछाल पहले भी कई बार बड़े घटनाओं से पहले देखे गए हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में पॉली मार्केट कई बार अंदरूनी जानकारी पर लगाए गए दावों के कारण विवादों में घिर चुका है। इसका मतलब क्या है? वैसे अमेरिका में इसी वजह से एक अलग जांच भी शुरू की गई थी। अभी वहां का अभियोजक कार्यालय जांच कर रहा है, क्योंकि पता चला है कि अधिकारी जानते हैं।
जो लोग किसी ऑपरेशन, किसी बयान या किसी तैयारी की जानकारी रखते हैं, वे पॉली मार्केट पर दांव लगाते हैं और आखिरकार बस कई मिलियन डॉलर कमा लेते हैं। अप्रैल 2026 में एक अमेरिकी सैनिक पर पॉली मार्केट पर गुप्त जानकारी का इस्तेमाल करके दांव लगाने का आरोप लगा। तब तक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था। आखिरकार उसने $4 लाख से ज्यादा कमा लिए। एक नए शोध में 150 से ज्यादा संदिग्ध वॉलेट्स का पता चला है जो शायद गुप्त सैन्य जानकारी पर ट्रेड कर रहे थे। उनकी कमाई लगभग $8 मिलियन आंकी गई है। मतलब बात यह है कि पॉली मार्केट पर दांव लगाने वाले लोग काफी जानकार होते हैं, और जब वह खुले युद्ध की संभावना में ये उछाल आता है तो ये इस बात की ओर इशारा कर सकता है कि कुछ खास अधिकारी फिर से, आप जानते हैं, बाजार में आना शुरू कर रहे हैं। अब आइए पूरी तस्वीर को विस्तार से समझते हैं। चलिए जर्मन विश्लेषण से शुरू करते हैं जो कलिनिंग्राद के आसपास हो रही घटनाओं पर है, क्योंकि वही सबसे विस्तृत रूप में हो रही घटनाओं का विवरण देता है। मर्कुर प्रकाशन के अनुसार 19 अगस्त को पोलैंड और बाल्टिक सागर के क्षेत्र में एक साथ नाटो के 50 से अधिक विमान मौजूद थे। यानी संख्या शुरुआती 25 विमानों के अनुमान से कहीं ज्यादा निकली। प्रकाशन के समीक्षकों ने साफ साफ लिखा है। अब बस यही उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद है कि रूस ने यह संदेश समझ लिया होगा। बुंदसवेहर विश्वविद्यालय के विश्लेषक कार्लो मासालो ने उसी लेख में कहा कि ये अभ्यास खास तौर पर क्षेत्र में नेटो की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए किए गए थे, और बस यही उम्मीद की जा सकती है कि मॉस्को ने इस संकेत को सही तरीके से समझा होगा। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो नेटो के पास इतनी ताकत है कि वह उदाहरण के लिए कालिनिनग्राद पर कब्जा कर सकता है या उसकी कड़ी घेराबंदी कर सकता है। और ये है मरकुर के आंकड़ों के अनुसार। उत्तर अटलांटिक गठबंधन की इतनी ज्यादा सक्रियता इस क्षेत्र में नेटो की व्यापक रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करती है। यानी गठबंधन की कमान एक साथ कई ऑपरेशनल दिशाओं पर काम कर रही है। पहला दिशा है सुवाल्की कॉरिडोर। ये एक संकरी जमीन की पट्टी है जो पोलैंड और लिथुआनिया को जोड़ती है और जिसे पूरे गठबंधन के पूर्वी मोर्चे का सबसे कमजोर स्थान माना जाता है, क्योंकि इसी के जरिए बाल्टिक देशों को सप्लाई करने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता गुजरता है अगर कालिनिंग्राद और बेलारूस एक साथ इस हिस्से को बंद कर दें। दूसरा, नाटो जमीनी अभियानों के ऐसे परिदृश्य तैयार कर रहा है जिनके तहत रूसी संघ की वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर संभावित जवाबी हमलों पर विचार किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर कालिनिंग्राद क्षेत्र में तैनात हैं। और यहाँ ये याद करना जरूरी है कि इसका सीधा संबंध उस बात से है जिसे हमने पहले ही इस YouTube चैनल पर चर्चा की थी, खास तौर पर रूस के साथ युद्ध की स्थिति में नाटो की योजना से। नाटो के पूर्व जमीनी सेना कमांडर क्रिस्टोफर डोनाह्यू ने पहले कहा था कि गठबंधन ने खासतौर पर कालिनिंग्राद क्षेत्र में रूस की सैन्य क्षमता को दबाने के लिए एक योजना बनाई है। यह रूस के साथ युद्ध का पहला कदम होगा, कालिनिंग्राद की सैन्य क्षमता को दबाना। और अगर रूस इसके बाद भी संकेत नहीं समझता है तो नाटो इस क्षेत्र पर अस्थायी रूप से कब्जा करने के लिए भी तैयार है। या दूसरा तरीका अपनाएं, पूरी तरह से घेराबंदी करें। मतलब वर्तमान हवाई गतिविधि सिर्फ कोई, आप जानते हैं, ऐसी अमूर्त शक्ति प्रदर्शन नहीं है। नहीं, ये सीधे तौर पर एक ठोस और अहम बात यह कि पहले से घोषित परिदृश्य की रिहर्सल है, जिसका पहला चरण, अगर नेटो की संरचना लैंड वॉर वॉरफाइट कॉन्सेप्ट को याद करें, उसमें खास तौर पर कलिनिंग्राद की वायु रक्षा प्रणालियों पर हमले शामिल हैं, जिन्हें पहली प्राथमिकता के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि नाटो की वायुसेना की यह सक्रियता कलिनिंग्राद क्षेत्र के पास किस व्यापक संदर्भ में सामने आई है। नाटो की वायुसेना की असामान्य सक्रियता तब दर्ज की गई जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रूस द्वारा गठबंधन देश पर हमले के जोखिम के बारे में चेतावनी दी थी, ताकि यह परखा जा सके कि नाटो अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए कितना दृढ़ है। यही वही परिदृश्य है जिसे हमने पिछले एपिसोड्स में आपके साथ बाल्टिक देशों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की थी। इसलिए एपिसोड्स को मिस ना करें ताकि आप पूरी तरह से संदर्भ में बने रहें। इसके अलावा ठीक 2 हफ्ते पहले लिथुआनिया के अधिकारियों ने कहा था कि क्रेमलिन बाल्टिक देशों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले के लिए पकड़े गए यूक्रेनी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है ताकि अपनी खुद की संलिप्तता को छुपा सके। यानी ये वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली थ्योरी है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। अब मैं आपको
18, 19 और 20 अगस्त को सीधे कालिनिंग्राद के पास देखी गई वायु समूह की सटीक संरचना बताऊंगा। खास तौर पर वहां एक साथ कई थे, लेकिन मैं एक एक करके नाम लूंगा। तो कई लंबी दूरी के रडार चेतावनी और नियंत्रण वाले E-3 अवाक्स विमान, अमेरिकी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान IA-37B, कंपास कॉल और टोही विमान आर्टेमिस 2। ये पहले दिए गए आंकड़ों की पुष्टि करता है और उन्हें पूरा करता है कि उपकरणों का यह सेट सामान्य प्रशिक्षण उड़ानों की ओर नहीं, बल्कि विशेष रूप से एक तोही और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक पैकेज की ओर इशारा करता है, जो रूसी वायु रक्षा प्रणालियों और संचार के कामकाज के बारे में वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने में सक्षम है और तुरंत ही उन्हें जाम भी कर सकता है। हवाई गतिविधि के साथ साथ समुद्री गतिविधि भी दर्ज की गई, लेकिन ये दूसरी ओर से थी। मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट एक्टिवाटिका के अनुसार OSINT स्रोतों ने बाल्टिक क्षेत्र और उत्तरी सागर में रूसी बलों की आवाजाही की सूचना दी थी। विशेष रूप से क्षेत्र के पास स्पार्टा और जनरल स्कोबलव जहाजों के साथ साथ उत्तरी बेड़े के बड़े पनडुब्बी रोधी जहाज एडमिरल लेवचेंको के आने की ओर इशारा किया गया था। जर्मनी के तट के पास भी फ्रिगेट एडमिरल कसातोनोव को देखा गया था, वही जो सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है, जिसके बारे में मैंने पहले ही व्लादिमीर पुतिन की धमकियों के संदर्भ में बताया था कि पश्चिम रूस के छाया बेड़े के जहाजों को जब्त कर रहा है। उसके जवाब में वो पश्चिमी जहाजों को जब्त करेंगे। कुछ पर्यवेक्षक अभी जो हो रहा है उसे रूसी बलों की जवाबी तैनाती के बीच गठबंधन की तैयारियों के प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। अब रूस खुद इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, और यहाँ हमें सभी तरह की प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करना चाहिए जो संयमित से लेकर बेहद कड़ी तक हैं। तो सबसे पहले कलिंगराद क्षेत्र के सीनेटर अलेक्जेंडर शेंद्रयुक जितकोव ने यह जोर दिया कि क्षेत्र बाल्टिक बेड़े द्वारा सुरक्षित रूप से संरक्षित है, और याद दिलाया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार उद्धरण के अनुसार कलिनिंग्राद के खिलाफ किसी भी उकसावे पर त्वरित और विनाशकारी जवाब देने की बात कही है। तो मतलब क्षेत्रीय प्रशासन की आधिकारिक स्थिति दिखावटी रूप से शांत है, जैसे कि कुछ भी गंभीर नहीं है। क्षेत्र नाटो के विमानों की उड़ानों का आदी है, और अगर कुछ होता है तो मॉस्को रक्षा करेगा। जैसे जैसे मॉस्को के करीब आते हैं, वहां उतनी ही जोर से चिल्लाते हैं कि मॉस्को के पास जवाब में सभी उपलब्ध सुरक्षा साधनों का उपयोग करने का पूरा अधिकार है, जिसमें निश्चित रूप से परमाणु क्षमता भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, बस याद दिला दूं कि जंगली रूसी लगभग 5 साल से युद्ध के पूर्ण पैमाने वाले चरण में यूक्रेन और यूरोप को परमाणु हथियारों से धमका रहे हैं। वे वहां कुछ लाल रेखाएं खींचते हैं। यूक्रेन ने ये सारी लाल रेखाएं बहुत पहले पार कर ली हैं, और कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं। अब तो खुद गंजा तानाशाह व्लादिमीर पुतिन भी परमाणु हथियारों के बारे में अपना मुंह खोलना बंद कर चुके हैं। अब ये किसी पर असर नहीं करता। ये सारी परमाणु बयानबाजी बस गंजे बौने पुतिन की ब्लफ है। असल में रूस ने दूसरे तरीके से जवाब दिया। रूसी पक्ष के अनुसार बाल्टिक सागर में बाल्टिक बेड़े के जहाजों के साथ जवाबी अभ्यास किए गए, यानी ये नाटो की सक्रियता के जवाब में ताकत का समान प्रदर्शन है। और हाँ, आज पुतिन ने रूसी संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई और एक बार फिर आर्कटिक में रूस की सुरक्षा को मजबूत करने का आह्वान किया। ये समझना जरूरी है कि ये ताज़ा घटनाक्रम इस साल सिर्फ कालिनिंग्राद के इर्द गिर्द इसी टकराव का पहला मामला नहीं है। मई में ही लिथुआनिया के विदेश मंत्रालय के प्रमुख केस्तुतिस बुद्रिस ने कहा था कि नाटो के पास कालिनिंग्राद क्षेत्र में रूस के सैन्य ढांचे पर हमला करने के साधन मौजूद हैं। उस समय क्रेमलिन की प्रतिक्रिया भी दिखावटी तौर पर तिरस्कारपूर्ण थी। तब पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने इसे पागलपन की हद तक का बयान बताया था। उद्धरण: यह रूस विरोधी सोच उनकी आंखों पर पर्दा डाल देती है, जिससे वे भविष्य के बारे में सोचने में असमर्थ हो जाते हैं। ये उनके लिए शोभा नहीं देता। ये सब रूस विरोधी है। और इसके बाद रूस के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रतिनिधि शराबी माश्का ज़खारोव इससे भी आगे बढ़ गईं। ऐसे बयान को आत्मघाती पागलपन बताते हुए माश्का ज़खारोवा ने बाल्टिक देशों पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। लेकिन जून में ही नाटो ने सीधे लिथुआनिया में सुवाल्की कॉरिडोर के इलाके में अभ्यास किया, जिसमें पश्चिमी सैन्य बलों ने कालिनिंग्राद की नाकेबंदी करने के ऑपरेशन का अभ्यास किया। यानी एनक्लेव की नाकेबंदी का मुद्दा
इस पर गठबंधन ने व्यावहारिक रूप से काम किया था और ये सब अभी की हवाई गतिविधि से 2 महीने पहले ही हो गया था। और जानते हैं इसमें मजेदार बात क्या है? तब 2 महीने पहले यही वही शराबी माशा जाखरोवा ने कहा था कि इस पागलपन भरे साहसिक कदम के शुरू करने वाले को विनाशकारी जवाब मिलेगा। और उसे कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि उसने कलिनिंग्राद के आसपास और भी बड़े स्तर के युद्धाभ्यास कर लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे दिखता है और इसके पीछे क्या है। पोलैंड और नाटो की आधिकारिक कहानी ये है कि ये सहयोगी सेनाओं की आपसी तालमेल की योजना के तहत अभ्यास हैं जिनका किसी भी खास चीज से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी की समस्या ये है कि अभ्यास पहले से घोषित नहीं किए गए थे जैसा कि आमतौर पर किया जाता है, और इसमें शामिल तकनीक की सूची जिसमें पहली बार कलिनिंग्राद के पास देखे गए कंपस कॉल विमान भी शामिल है। तो ये सामान्य प्रशिक्षण या आपसी तालमेल के लिए साफ तौर पर जरूरत से ज्यादा है नहीं। दूसरी कहानी जिसकी पुष्टि जनरल डोनाह्यू की पिछली योजना करती है, ये कलिनिंग्राद की वायु रक्षा को दबाने के एक विशेष युद्ध परिदृश्य का जानबूझकर प्रदर्शन है जिसे जून में सुवाल्की कॉरिडोर की नाकेबंदी के अभ्यास के साथ साथ अभ्यास किया जा रहा था। ये संस्करण चरणबद्ध तैयारी की पूरी तस्वीर बनाता है। पहले बेलारूस और कलिनिंग्राद के बीच जमीनी कॉरिडोर की नाकेबंदी का अभ्यास और फिर खुद इनक्लेव की रक्षा के हवाई दमन का अभ्यास। और तीसरा संस्करण जिसे खुद डोनाह्यू और उनसे जुड़े सूत्र बताते हैं और जिसकी पुष्टि अमेरिकी खुफिया चेतावनियों के संदर्भ से भी होती है, ये नाटो की एक व्यापक तैयारी का हिस्सा है, खासकर उस स्थिति के लिए जब रूस किसी सदस्य देश पर सीमित हमले के जरिए गठबंधन की दृढ़ता को परखने की कोशिश करेगा। संभव है झूठे झंडे की आड़ में कब्जा किए गए यूक्रेनी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए। और इसी तर्क में कैलिनिंग्राद नेटो के हमले का लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां से खुद रूस वैसे पहला हमला करने की कोशिश कर सकता है। तो इस चरण में हम ये कह सकते हैं कि नाटो अब खुलेआम उस परिदृश्य का अभ्यास कर रहा है कि बेकाबू रूस का मुकाबला कैसे किया जाए अगर वो उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के खिलाफ कोई कदम उठाती है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट में लिखें। इस एपिसोड के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।